गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ एसटी सोनाली रमन बिरादर। मैं महाराष्ट्र से हूँ। सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी MWW सिस्टम को, जिन्होंने मुझे अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी। एंड थैंक यू माई लवली टीम एंड थैंक यू माई ऑल ग्रेट अपलाइंस। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम लोग 3 बहनें और 1 भाई है। मैं बचपन से ही ड्रीमर थी। देखा जाए तो मेरी पढ़ाई 10वीं तक ही हो गई है। मैं 10वीं पास और 12वीं फेल हूँ। लेकिन मेरे पापा हमेशा बचपन से कहते थे कि बेटा कुछ करना है तो ज़िंदगी में दुनिया से हटके करो। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मेरी 12वीं फेल होने के कारण घर पे बैठ के क्या करने का, यही सोच के मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया। वहाँ मुझे कंपनी में फर्स्ट सेकेंड नाइट 3 शिफ्ट में जाना पड़ता था। वहाँ मैंने लगभग 2 साल जॉब किया। उसी दरम्यान मेरी जो मुलाकात है मिस्टर बिरादार सर से हो गई और कुछ दिन के बाद हम लोगों ने शादी करने का डिसीजन लिया। लेकिन शादी में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, क्योंकि मैं प्रॉपर पूना से थी और मेरे जो हस्बैंड थे वो लातूर से थे। तो वहाँ के रीति रिवाज और यहाँ के रीति रिवाज, इसमें बहुत सारा डिफरेंस था। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें और प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम लोगों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद हम लोगों ने फिर वही कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया। शादी के पहले मैंने 2 साल जॉब किया ही था। फिर वही कंपनी में हम लोगों ने जॉब चालू किया। हम लोग फिर से फर्स्ट सेकेंड नाइट 3 शिफ्ट में जाना चालू किया। और उसके बाद वहाँ मुझे सैलरी 4,500 रुपये मिलती थी। मंथली 4,500 रुपये सैलरी थी। ईयरली जो इंक्रीमेंट था वो 500 रुपये था। और बस कैंटीन की सुविधा होने के कारण वहाँ डबल शिफ्ट करने के कारण पेमेंट अच्छी आती थी। लेकिन हम लोग एक दूसरे को टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। फर्स्ट में जाना, सेकंड में आना, टाइम पे पंच करना, टाइम पे लंच करना, यही रूटीन चालू था। कंटिन्यू 2 साल बीत गए और शादी के पहले 2 साल और शादी के बाद के 2 साल, टोटल 4 साल बीते। लेकिन हमारा जो इनकम था, पीछे मुड़ के देखा तो टोटल 0 था। क्योंकि जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही थी, वैसे जैसे जैसे पैसे घर में आ रहे थे, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे जगह काम करके क्या फ़ायदा, कि जहाँ हमारी इंक्रीमेंट साल में 1 बार हो रही है, हम एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं और हमारे पास जो सेविंग है वो भी कुछ नहीं हो पा रही है। तो मुझे यहाँ जॉब करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि और भी 4 साल करूँगी तो यही मेरा हाल होगा। तो मैंने वहाँ का जॉब रिज़ाइन करके दूसरा जगह, अच्छा जगह जॉब ढूंढना शुरू किया। तो मेरा ANM नर्सिंग होने के कारण मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब वहाँ मुझे मिल गया। तो वहाँ टीम वर्क था और टीम वर्क होने के कारण वहाँ मुझे पैसे अच्छे मिलने वाले थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने वहाँ जॉब चालू किया। हम लोग टीम से काम करते थे तो मुझे 20,000 तक सैलरी आने लगी वहाँ। और जब मैं अकेली काम करती थी तो वही सैलरी मेरी 10-12 हज़ार पे आती थी। तो मैं जितना हो सके उतना टीम पे काम करना पसंद करती थी। लेकिन वहाँ भी 1 साल कंटिन्यू काम किया। लेकिन वहाँ भी मुझे टाइम कम मिलता था और सैलरी अच्छी मिलती थी। तो मैंने फिर वही दिक्कत हो गई। यहाँ पेमेंट अच्छा था लेकिन टाइम नहीं था। मेरे हस्बैंड का भी जो कंपनी का जॉब था, सुबह 6 बजे का जाने का टाइमिंग फिक्स था, लेकिन आने का टाइमिंग फिक्स नहीं था। तो फिर हम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। वैसे भी शादी को पहले से 2 साल गुजर गए थे और ये 3 साल, तो ये 1 साल, तो इसमें 3 साल पूरा बीत गए और हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। टाइम पे टाइम बीत रहा था और हमारे पास सेविंग कुछ भी नहीं हो रही थी। तो फिर यही काम करते करते मैंने सोचा कि कुछ और अच्छा देखूं, कि जिससे मुझे टाइम भी मिल जाए और इनकम भी अच्छा आने लगे। वही हॉस्पिटल में काम करते करते मेरी जो मुलाकात है मेरे जो ग्रेट अपलाइन डॉक्टर गजानन पाटिल सर से हो गई। तो उनके हमें हॉस्पिटल में हमारे हॉस्पिटल के काम से उनके यहाँ हॉस्पिटल में जाती थी। तो वह हम लोग टीम से काम करते थे। तो वही काम करते करते देखा तो सर के साथ जान पहचान हो गई। फिर सर के साथ जान पहचान होने के बाद
उसी दरमियान मेरे पापा को अटैक आ गया था। मेरे पापा को अटैक आने के बाद पूना के बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद बहुत वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों ने बताया था कि उनको 9 लाख रुपए हॉस्पिटल के लिए खर्चा आएगा, और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो 9 लाख रुपए हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल रकम थी इतना लाने के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग इतना नहीं दे सकते, तो कुछ कम हो सकता है क्या? तो उन लोगों ने बोला कि एक ऑपरेशन करेंगे, एक बाद में करेंगे। और 1 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरे पापा की जो कंडीशन है, तो कंडीशन बोले कि ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं 5 लाख रुपए बिल होने के बाद जब उन लोगों ने हमारे पापा को हमारे साथ में दिया, तो उनकी जो कंडीशन थी, जो स्प्रिंग की डॉल रही थी उसके जैसी थी कि उनकी सिर्फ आंख हिलती थी, ना बोल पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे, ऐसी कंडीशन थी। उसी कंडीशन में हम लोग उनको घर पे लेके आ गए, और घर पे लाने के बाद मेरी मम्मी उनको सब कुछ बेड पे ही करती थी, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर मैं डॉक्टर पाटिल सर से वैसे कभी कभी मिलने जाती थी, तो मैं डॉक्टर पाटिल सर से मिलने गई और उनको बोली कि सर मेरे पापा को अटैक आया है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं और ना कुछ सुन पा रहे हैं। तो आपके कुछ जान पहचान के अच्छे डॉक्टर होंगे तो मुझे सजेस्ट कीजिए, हम लोग उनकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और घर पे ही करना चाहते हैं। तो उनके जो दोस्त हैं डॉक्टर पाटिल सर के, एक नगर के बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने उनका एड्रेस दिया और हम लोगों ने उनको वहाँ दिखा चालू किया। तो वहाँ दिखाना चालू करने के बाद मेरे पापा को वहाँ ट्रीटमेंट चालू की। लगभग 3 महीना ट्रीटमेंट चालू करने के बाद उनमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगा, हाथ हिलने लगे, थोड़ा थोड़ा बात करने लगे और लोगों को पहचानने लगे। और 3 महीना ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे पापा बहुत अच्छे हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स दे रहे थे वो कौन से प्रोडक्ट्स थे मैंने चेक नहीं किए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो वेस्टीज के ही थे, जिसमें कोलेस्ट्रॉम था, उसमें स्पिरुलिना थी, एलर्जी 9 था, ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। सिर्फ डब्बा पे नाम ही पड़ती थी, लेकिन वेस्टीज क्या है वो मुझे पता नहीं था। 6 महीना के बाद मेरे पापा बहुत अच्छे हो गए। अच्छे होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पापा को जब हम लोगों ने पूना के इतना बड़ा हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी मेरे पापा की जो कंडीशन थी बात करने के काम के भी नहीं थे, लेकिन यहाँ कम खर्चा करने के बाद मेरे पापा अच्छे हो गए। तो और 3 महीना ट्रीटमेंट की और मेरे पापा चलने भी लगे और वो भी बहुत अच्छे से चलने लगे। फिर डॉक्टर गजानन पाटिल सर के पास दोबारा चली गई और उनको एक बात बोली, सर मैं आपको अगर पेशेंट भेजूंगी तो आप मुझे कमीशन देंगे क्या? क्योंकि मैं जब टीम वर्क में काम करती थी तो मेरे दिमाग में एक ही बात कमीशन की चलती थी, क्योंकि वहां टीम वर्क से भी काम करती थी तो हम लोगों को कमीशन पे ही काम करते थे, इसलिए मेरे दिमाग में सिर्फ कमीशन ही चलता था। कहीं भी मैं जाती थी तो कमीशन की बात करती थी। तो मैंने सर को वही बात बोली, मेरे पापा अच्छे हो गए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और हम लोग जो हॉस्पिटल का काम करते थे तो हम लोग कैंपिंग करते थे, तो कैंपिंग में बहुत सारे पेशेंट ऐसा मुझे मिलते थे। तो उनको मैं बोली, अगर आपको मैं पेशेंट सजेस्ट करूंगी तो आप मुझे कमीशन देंगे क्या? तो सर बोले कि मैडम कमीशन की बात कही जाए तो कमीशन एक पेशेंट के पीछे 1000 या 2000 ही मिलेगा, वो भी कब तक? जब तक वो ट्रीटमेंट लेंगे तब तक। इससे अच्छा आप हमारे साथ ज्वाइन होके काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्या है वो देख लेंगे। तो मेरे हस्बैंड को बुला के मैंने सर से मिलवा दिया और सर ने हमको वेस्टीज का प्लान एक्सप्लेन किया। जब मैंने वेस्टीज का प्लान देखा तो मुझे एक बात अच्छी लगी। मैं कमीशन की बात कर रही थी और जहाँ एक रुपया, 10 रुपए, 20 रुपए और 1000 रुपए के चलते काम कर रही थी, लेकिन जब वेस्टीज का प्लान देखा तो उसमें देखा कि एक चाय पत्ती, साबुन, शैम्पू, तेल लगाने के बाद
हम लोगों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 7 बार पैसे मिलने वाले थे। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे पापा को, उनके पापा को, मेरे दादा को या उनके दादा को यही चीज यूज कर रहे थे, लेकिन इससे कुछ भी नहीं मिला था। और वही चीज यूज करने के बाद मुझे 7 बार पैसे मिलने वाले थे। उसके साथ साथ में उसमें और एक चीज इंक्लूड थी कि जो मेरे सपने थे बचपन से, लग्जरीज बंगलो, लग्जरीज कार, इसमें वो भी थे कि जो फॉरेन ट्रिप भी हम लोग कर सकते थे। इसमें जो 7 प्रकार के इनकम थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं जिंदगी में ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ ही रही थी कि जिससे मेरे सपने पूरे हो जाए और साथ साथ में मेरी जो लाइफ है वो लग्जरीज बन जाए। तो मैंने जो पीवेस्टिज का प्लान देखा तो हम लोगों ने तुरंत साइन अप कर लिया। और मेरे जो हस्बैंड है वो कंपनी में काम ही कर रहे थे और मेरा भी काम चालू ही था, तो हम लोगों ने पार्ट टाइम करने का डिसीजन लिया। तो वेस्टिज में देखा जाए तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स थे, घर में यूज करने वाले प्रोडक्ट्स थे और बहुत सारी रेंज होने के कारण इसमें काम करना मुझे आसान था। तो मैंने सोचा कि हम लोग ये काम चालू करेंगे। तो काम चालू करते करते हम लोग रोज एक घंटा 2 घंटा काम करते थे। मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी थी, सुबह 6 बजे जाते थे, जाने का टाइम फिक्स था लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं था। तो यही काम से मैं उनके काम से परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जब काम करते थे तो उनकी जो सेहत है महीने में एक बार खराब होती थी। तो मैंने कुछ वेस्टेज के जो सप्लीमेंट्स हैं उनके लिए चालू किए, तो उनकी जो सेहत है अच्छी होने लगी। और फिर मैं लोगों को जब बोलती थी तो वो टाइम पे सक्सेस सेमिनार मीटिंग्स बहुत कम होती थी। मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था उस टाइम पे, मुझे व्हाट्सएप फेसबुक इतना चलाने भी नहीं आता था। तो उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती थी। मेरी पढ़ाई कम होने के कारण मुझे इतना इंग्लिश भी नहीं आती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा जो ड्रेस कोड था वो बहुत मैटर करता है। मेरा ड्रेस कोड एक सिंपल हाउसवाइफ थी मैं, इसलिए मुझे जो साड़ी पहन के मुझे साड़ी में ठीक से पिन भी नहीं लगाने आती थी, ऐसा ड्रेस कोड था। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे ठीक है, आप जो बोल रहे अच्छा है, करेंगे, आप जो बोल रहे सही बात है, तो एक काम कीजिए, आप पहले करो फिर हम लोग करेंगे। ऐसा ही हर जगह हमें रिस्पॉन्स आता था। तो मैंने एक बात सोची कि हम लोगों को जब लोगों को बताने जाते हैं तो वो लोग हमें सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ऑब्स करते हैं। तो सबसे पहले मुझे खुद में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने खुद को चेंज करना चालू किया। जैसे जैसे मैं मीटिंग में कभी कभी जाती थी, तो मीटिंग में जाने के बाद लोगों को देखती थी वो लोग कैसा ड्रेस कोड पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, तो मैंने खुद में वैसा ही करना चालू किया। फिर उसके बाद जब गोवा में एक फंक्शन आने वाला था, तो वहाँ फंक्शन में 8,000 रुपये फी थी और 8,000 रुपये फी पेड करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन वो जो मीटिंग है वो तो अटेंड करनी थी, हम दोनों को ही करने की थी, लेकिन पैसे की वजह से मैंने मेरे हस्बैंड को पहले मीटिंग के लिए भेजा, क्योंकि मैंने सोचा मेरे हस्बैंड भी सीखेंगे तो मुझे वो सिखा सकते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को गोवा को भेजने के लिए बहुत सारे मेरे जो रिश्तेदार हैं उन लोगों से थोड़े पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मुझे मदद नहीं की। तो मैंने बाद में मेरे जो सोना का कान में का था वो सोनार के पास रख के मेरे हस्बैंड को 8,000 रुपये भर के मीटिंग के लिए भेजा। वहां से आने के बाद उनमें बहुत सारे चेंजेस हो गए, क्योंकि रात दिन वो वही बात सुन के और उन लोगों के साथ रह के उनमें बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी हम लोगों का बिजनेस अच्छा बढ़ने वाला है। इसी दरम्यान मेरे पापा को फिर दोबारा अटैक आ गया और दोबारा अटैक आने के बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मेरा फोन नहीं लगा और फिर उन लोगों ने पूना के बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद फिर दूसरे दिन मुझे पता चला, तो हम लोग फिर वहां गए, लेकिन वहां कुछ भी उन लोगों ने आगे का प्रोसेस किया ही नहीं था। और फिर हम लोगों ने सोचा कि वहां से निकाल के उनको सरकारी हॉस्पिटल में लाएंगे, लेकिन वहां से छोड़ने के लिए भी बहुत सारी प्रोसेस थी। उसी में 4 दिन बीत गए और 5वें दिन हम लोग उनको हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए। जब हॉस्पिटल से ट्रांसफर किए तब वहां के डॉक्टर ने बताया कि अभी मैडम कुछ नहीं हो सकता,
क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत नाजुक हो गई है। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकी उनके लिए। फिर रात भर मैं उनके साथ आईसीयू में बैठी। रात भर मैं भगवान से बोल रही थी, भगवान मेरे पापा को बचा लो। लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। और दूसरे दिन सुबह 8 बजे उनको गोली और दूध देने के बाद जब डॉक्टर चेकअप पे आए राउंड पे, तब डॉक्टर ने बोला कि मैडम अभी कुछ नहीं कर सकते, इनकी बॉडी काम नहीं कर रही है। तो उसी दिन दोपहर के 12 बजे उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकी। लेकिन 1 घंटा थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गई और मैंने सोचा कि अभी मुझे रोक के फायदा नहीं। जब तक वो जिंदा थे तब उनके लिए मैं जो जितना कर सकी उतना किया, क्योंकि अभी रोऊंगी तो फायदा नहीं, क्योंकि मरा हुआ आदमी कहा जाता है वो पता नहीं है। लेकिन मैं अपने पापा का नाम बहुत बड़ा रोशन करूंगी। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया और मैंने उसी दिन शाम को 4 बजे मेरे पापा को, मैं अंतिम संस्कार में नहीं गई क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज भी थे। और मैंने उसी दिन 4 बजे अपने पूरा टीम की मीटिंग करने का डिसीजन लिया और सबको कॉल किया और सबको इनवाइट किया मीटिंग के लिए। सब बोल रहे थे कि मैडम आप आज आराम करो, कल बात करेंगे। तो नहीं, मैंने कहा आज ही मीटिंग करनी है और आज ही हमको कुछ फाइनल करना है। और उसी दिन हम लोगों ने 4 बजे मिलने के बाद हम लोगों ने मीटिंग किया। और मीटिंग करने के बाद मेरा डायरेक्टरशिप लेवल वहाँ कंप्लीट होने को आ रहा था और मैंने काम करना चालू किया। मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि मेरे पापा एक ही बात बोलते थे, बेटा कुछ भी करो दुनिया से हटके करो। और मेरे दिमाग में वही बात आ गई थी कि वेस्टिज मेरे लिए एक वरदान है। यहाँ मुझे दुनिया से कुछ हटके करना है, क्योंकि वेस्टिज किसी को भी नहीं मिलता। जिसके नसीब में लिखा है उसी को वेस्टिज मिलता है। और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मैं वेस्टिज मुझे मिला है। और मैंने वेस्टिज में मन से काम करना चालू किया। उसके बाद मेरा डायरेक्टरशिप लेवल कंप्लीट हो गया और धीरे धीरे करते मेरा सिल्वर डायरेक्टर भी लेवल कंप्लीट हो गया। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मेरे हस्बैंड को पहले जॉब से रिजाइन करवाना जरूरी है, क्योंकि उनको काम का बहुत लोड होने के कारण वो वेस्टिज में टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन वेस्टिज से भी मुझे इतना इनकम नहीं आ रहा था। लेवल मेंटेन होने के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने एक बात कही कि मेरा जॉब चालू रखूंगी, आप पहले जॉब से रिजाइन करो। आपका जॉब रिजाइन करने के बाद मेरे जो पैसे आएंगे उससे हमारे घर का खर्चा निकल जाएगा और वेस्टिज के जो पैसे आएंगे उससे हम लोग टीम के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे। और फिर उन्होंने जॉब रिजाइन करके वेस्टिज में काम चालू किया। मैं भी उनको रोज मदद करती थी। उनके साथ मैं जो काम करती थी हॉस्पिटल में, तो मुझे बस से लोकल से रिक्शा से जाना पड़ता था। तो मैं आते जाते सब लोगों से वेस्टिज के बारे में बात करती थी। सिस्टम में और मीटिंग में नहीं आने के कारण बहुत सारी कमी मुझ में होती थी, क्योंकि मैं फॉलोअप टाइम पे नहीं लेती थी। उन लोगों को इन्विटेशन ठीक से नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मीटिंग के कमी होने के कारण। लेकिन मैं धीरे धीरे सीखती गई। एंड्रॉयड मोबाइल भी मेरे पास नहीं था, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन मैं धीरे धीरे सीखती गई। फिर हम लोगों ने एक बार सीएनटी में, राजू बलवानी सर के सीएनटी में गए। तो वहाँ सीएनटी में एक लेडीज बता रही थी कि मुझे वेस्टिज के प्रोडक्ट खाने से बच्चा हो गया है। वैसे भी मेरे शादी को 5 साल गुजरने को आ रहे थे और मुझे बच्चा भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि वेस्टिज के सप्लीमेंट हम लोग खा ही रहे, तो इससे अच्छे से खाएंगे कि जो ट्रीटमेंट है बच्चे की वही खाएंगे, तो मुझे बच्चा भी हो सकता है। तो मैंने सप्लीमेंट खाना चालू किया। सप्लीमेंट लगातार 1 महीना 2 महीना ऐसा खाना चालू किया। उसी दरम्यान मेरी जो टीम है हैदराबाद में चालू हो गई। हैदराबाद में मेरे एक रिलेटिव रहते, उन्होंने हमको बुलाया था दिवाली के टाइम। तो हम लोग उनके पास गए, उनको वेस्टिज का प्लान दिखाया, उनको भी अच्छा लगा। वहाँ का जो हेड ऑफिस है सिकंदराबाद का, और जो नॉर्मल छोटे छोटे ऑफिस है उनको भी हम लोगों ने विजिट किया। और वहाँ का ऑफिस देख के भी उन लोगों ने काम चालू किया। काम चालू करने के बाद हम लोगों को वहाँ राउंड में जाना ही पड़ता था, महीने में 2 बार जाना पड़ता था। तो रिजर्वेशन के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो हम लोग लोकल से वेटिंग के डब्बे से ही जाते थे।
तो पूना से हम लोग शाम को 4 बजे से यहाँ निकलते थे और संडे को सुबह 6 बजे वहां पहुंचते थे। तो यहाँ से ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग एक पैर पे जो खड़े होते थे तो दूसरा पैर नीचे रखने के लिए 2 घंटा लगता था। इसी भीड़ में हम लोग जाते थे, सुबह वेटिंग रूम में फ्रेश होके दिन भर मीटिंग करते थे और जितने चाहे उतना पैसा बचाना चाहते थे। कहीं पैदल जाना, कहीं रिक्शा के पैसे बचाना और खाने के लिए तो हम लोग किसी के घर पे गए तो उनके यहाँ नाश्ता किया, उसी के ऊपर हम लोग हम पूरा दिन निकालते थे। और वैसे करते हम लोग महीने में 2 बार राउंड करने लगे। मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों भी सैटरडे संडे वहां राउंड मारते थे। और जब मैं पहली मीटिंग में हैदराबाद में गई तो हम लोग मराठी बात करते हैं, तो हिंदी बात करने को मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ गई। जब पहली मीटिंग ली तो मैं हिंदी जब बोलती थी तो मुझे दो वर्ड में हिंदी बोलती थी और फिर 2 वर्ड मराठी बोलती थी। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो गया। मुझे लगा कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और जब भी मैं हैदराबाद जाने का प्लानिंग करती थी तो मैं आईना के सामने खड़ा होके 2 घंटा प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद ही मैं हम लोग हैदराबाद के लिए निकलते थे। ऐसे करते करते 3 महीना कंटिन्यू हम लोगों ने हैदराबाद डेवलप किया और उसी बीच फिर हम लोगों की हैदराबाद की टीम भी अच्छी बिल्ड होके भी टूट गई। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, हम लोगों ने वहां बहुत सारा टाइम भी दिया है और बहुत सारे पैसे भी खर्च किए, तो वहां की टीम जो टूट गई है वो टीम हमें फिर से डेवलप करना जरूरी है। तो फिर हम लोगों ने कुछ भी हो जाए वो टीम डेवलप करना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने उनके टीम में से जो 2-4 लोग हमारे कांटेक्ट में डेली रहते थे उनको कॉल करके, उनको सपोर्ट करके उनको आगे लिया और फिर हमारा हैदराबाद का टीम जो है वो अच्छा से सेट हो गया। फिर उसके बाद हैदराबाद अच्छा से सेट हो गया और हम लोगों को बहुत खुशी हो गई। तो धीरे धीरे करते एक 6 महीना 7 महीना मैं कंटिन्यू सप्लीमेंट जो खा रही थी उस सप्लीमेंट का असर भी हो रहा था और मुझे एक दिन पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरी जो खुशी है, बहुत सारी खुशी का ठिकाना ही नहीं हुआ। तो अभी दिक्कत ये थी कि वेस्टेज में देखा जाए इतना मेरा पेमेंट सेट नहीं हुआ था और मेरा जॉब भी बंद करना जरूरी था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था। तो मैंने डॉक्टर ने जब मुझे बेड रेस्ट कहा तो मैंने बेड रेस्ट करना चालू किया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम टेंशन मत ले लो, हम लोग मैं अच्छा से टीम हैंडल करूंगा। मुझे दिन भर खाना और दवाई खा के आराम करना इतना ही काम था। उस टाइम पे मेरे पास एंड्रॉयड फोन भी आया था, तो मैंने धीरे धीरे करके फेसबुक सीखना भी चालू किया था। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे फेसबुक का यहाँ यूज करना जरूरी है और मैंने फेसबुक से न्यू लिस्ट बनाना चालू की, न्यू लोगों के साथ बात करना चालू किए। जब मेरे 3 महीने कंप्लीट हो गए उसके बाद डॉक्टर ने फिर कहा कि आपको आराम करना जरूरी है, लेकिन उस टाइम पे मैं रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा एक ही कहना है, कल किसने देखा है, आज मेरे पास जो है उसी के ऊपर मुझे चलना है और उसी को लेके जीना है। क्योंकि मैं कल के बारे में सोचूंगी तो कल जीऊंगी नहीं जीऊंगी उसकी मुझे गारंटी नहीं थी। इसलिए 3 महीने होने के बाद मैंने धीरे धीरे 1-to-1 मीटिंग करना चालू किया। फिर मैं जब 5 महीने की प्रेग्नेंट थी उसी दरमियान कि अभी इस बार मुझे लोनावला में मीटिंग को जाना है क्योंकि मेरा जो बच्चा है पेट में उसको मुझे हर मीटिंग का, हर सक्सेस सेमिनार का वेस्टिज का ही वर्ड उसको सुनाना है। जब इस दुनिया में वो आ जाएगा तो माँ बाद में बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसे वेस्टिज बोलना जरूरी है। इसलिए मुझे वेस्टिज सिखाना ही है। तो मैं बूट कैंप में गई, लोनावला के बूट कैंप में जाने के बाद वहां मैंने देखा कि हम लोग 3 दिन 2 नाइट्स रहे थे। तो वहाँ 90 डेज गेम वर्कआउट प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां से आने के बाद मेरे हस्बैंड को तुरंत मैंने कहा कि मुझे अभी टीम से मिलना जरूरी है क्योंकि 90 डेज गेम वर्कआउट प्लान से काम करेंगे तो 15,000 रुपीज मंथ आ सकता है। तो हमको उनको ये जो प्लान है उनको शेयर करना जरूरी है। तो उस हालत में मुझे लंबी टूर की ट्रैवलिंग करने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन मैंने डॉक्टर को बिना बताए हम लोग मैं लातूर, नांदेड़, जळगांव ऐसे जगह पे जाके अकेली आ गई। फिर जाने का था हैदराबाद दोनों जाएंगे तो रिजर्वेशन को बहुत खर्चा आएगा। तो फिर क्या करने का, तो फिर मेरे हस्बैंड को बोली मैं अकेले जाऊंगी। कम से कम 12 घंटे का रास्ता था
मैंने ये भी नहीं सोचा कि अगर मुझे 12 घंटा में मैं जा रही हूँ और मुझे कुछ हो जाएगा, तो ये मैंने थोड़ा भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी। मैं वहाँ मेरे टीम के लोगों का अच्छा करने के लिए जा रही हूँ और भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा, ये विश्वास मेरे मन में था। और मैं ट्रेन में वही विश्वास के साथ बैठ गई थी। मेरे हस्बैंड में मुझे ट्रेन से बैठा के चले घर पे चले गए और मैं सुबह वहां पहुंची तो मेरी टीम भी मुझे पिकअप करने आई थी। दिन भर मीटिंग किया, 90 डेज गेम वर्कआउट प्लान सबको बताया, बहुत अच्छा लगा। और शाम को उन लोगों ने फिर मुझे ट्रेन में बैठा दिया। फिर आते आते मैं लातूर और पूना करते करते वापस आ गई। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि मैडम आप प्रेग्नेंट है, अकेले घूमते हैं, आपको डर नहीं लगता? तो मैं उनको एक ही बात बोलती थी कि झांसी की रानी अपने बच्चों को पिट्ठी पे लेके इंग्रेजों के साथ लड़ी थी। ना ही मुझे यहाँ इंग्रेजों के साथ लड़ाई करनी है और ना ही किसी के साथ झगड़ा करना है। यहाँ मुझे अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके लिए काम करना है और लोगों को पैसे कमा के देना है। इसी के साथ मुझे काम करना है। तो मैं मीटिंग में जब जाती थी तो वही क्वेश्चन लोग मुझे करते थे, तो मैं उन लोगों को वही बात बोलती थी। और उसके बाद जब वुमन एम्पावरमेंट कार्यक्रम हो गया मुंबई में, तो षणमुखानंद हॉल में फिर हम लोग चले गए थे। वहां भी मैंने लेडीजों को देखा, बहुत सारी लेडीज, 3000 प्लस लेडीज वहां आई थी और ये 3000 प्लस लोगों का वहां रिकॉग्निशन हो रहा था। तो मुझे मन में एक बात आ रही थी कि अरे यही मुझे चाहिए था, मैं इसी के बारे में सोच रही थी और यही मुझे मिला है। इसलिए मैं जब भी घर पे जाती थी और डॉक्टर मुझे बोलते थे कि जब चेकअप के लिए जाती थी तो डॉक्टर बोलते थे कि आपका बेड रेस्ट चालू है ना, तो मैं उनको एक ही बात बोलती थी, हाँ मैडम मैं अच्छा से बेड रेस्ट कर रही हूँ। लेकिन जब भी मैं प्रोग्राम देख के आती थी तो मुझे ना नींद आती थी ना चैन आता था। सिर्फ दिल में एक ही बात आती थी कि वेस्टेज करना है और वेस्टेज करना है और वेस्टेज करना है। वेस्टेज करते करते मैं रात दिन वेस्टेज के नाम के साथ सोती थी और वेस्टेज के नाम के साथ ही जगती थी। फिर उसके बाद मेरी जो प्रेगनेंसी पीरियड है, डिलीवरी पीरियड 9 महीने का पास में आ रहा था और मैं कंटिन्यू 9 महीना तक मीटिंग पे जा रही थी। बाद में जब मेरा जो बीपी बढ़ गया, वजन ज्यादा होने के कारण, तो मुझे एडमिट किया और फिर 12 जनवरी को मेरा बच्चा हो गया। बहुत सुंदर बच्चा हो गया। वो जब पैदा हो गया तो 3 घंटा होने के बाद ही तुरंत मैंने उसको कोलेस्ट्रॉम देना चालू किया, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे मना कर रही थी, बोल रही थी तुम लोग खाते ठीक है, बच्चों को ऐसी चीज मत खिलाओ। लेकिन उस दिन उसको खिलाई तो रात भर वो आराम से सो गया और रोया भी नहीं। तो मैं दूसरे दिन मेरे मम्मी ने खुद कहा उसको वो खिलाना जरूरी है। जब उसको कोलेस्ट्रॉम चालू किया तो उसको कोलेस्ट्रॉम खाने के बाद वो शांत रहता था, रोता भी नहीं था। 8 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद में जब घर पे आई तो मम्मी ने कहा भी 2 महीना आराम करो और उसके बाद जो करना है वो करो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और फिर मेरा जो डेली रूटीन चालू हो गया। बच्चे को नहलाना धुलाना होने के बाद मैं फोन पे नए लोगों की लिस्ट बनाना चालू की, नए लोगों के साथ फोन पे बात करना चालू की। और जब मेरे बच्चा 2.5 महीने का हो गया तब मैंने फील्ड पे जाना चालू किया। जो अपना सक्सेस सेमिनार है, सीएन की मीटिंग है, उसमें जाना चालू किया। मेरा बच्चा 2.5 महीने का था। मैं फर्स्ट मीटिंग में गई थी और जो आरती पटेल मैडम का ट्रेनिंग था, तो सबसे पीछे मैंने उसको एक चादर पे नीचे डाला था। वो बहुत अच्छा से खेल रहा था, रोया भी नहीं और 2 घंटा उसने अच्छा से खेला, सोया, आराम किया और मैंने वो मीटिंग पूरा देखा। मीटिंग होने के बाद जब मैं आरती पटेल मैडम के साथ एक सेल्फी लेने गई तो मैडम बोली ये छोटा बच्चा किसका है? तो मैं बोली मैडम ये बच्चा मेरा है। तो इतना छोटा बच्चे को लेके क्यों आए हो? तो उनको एक ही बात बोली, मैडम कल किसने देखा है, आज जो है अभी है। आपका जो ट्रेनिंग है बार बार होता है, लेकिन एक बार मीटिंग जो मिस होती है वो दोबारा नहीं होती है, इसलिए मैं आई हूँ। और गर्मी का दिन था, मई महीने का दिन था और मैं स्वारगेट में गई थी। मैं रहती थी निगड़ी में और स्वारगेट में बस से ट्रैवलिंग करके मैं बच्चे को लेके गई थी और शाम को 6 बजे मीटिंग खत्म होने के बाद घर पे आने को मुझे 10 बज गए। मेरे हस्बैंड है, कभी मुझे बोलते नहीं थे कि लेट हो गया, ये हो गया। उनको पता है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, टोका नहीं। फिर बरसात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, हम लोग मीटिंग करना चालू किए। हम मीटिंग करते करते मैंने जो मेरा जो बच्चा है वो कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। 1 साल का जब मेरा बच्चा हो गया तो उसी महीने में मुझे 50,000 रुपए का सैलरी आ गया।
तो मैंने उसी महीने में एक टारगेट किया कि अभी मुझे मार्च में किसी भी हाल में मुझे मार्च में अपना जो चेक है 1 लाख क्रॉस करना है। और उसी प्लानिंग से हम दोनों मेरे हस्बैंड जो है हम लोगों ने प्लानिंग किया। और वो भी 8-8 दिन फील्ड पे रहते थे और मैं भी मेरे बच्चों को लेके 8-8 दिन अलग गांव में फील्ड पे रहती थी। तो उसी महीने में टारगेट करने के बाद फरवरी में अच्छा से काम चालू हो गया और मार्च महीना आधा होने के बाद फिर से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के चक्कर में मेरे हस्बैंड गांव में अटक गए और हम लोग पूना में रह गए। अभी करने का क्या, 8 दिन तो मैंने सोचा कि 8 दिन के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, 4 दिन के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन लॉकडाउन खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर लगातार करते करते 2 महीना लॉकडाउन रह गया। लॉकडाउन चलते चलते 2 महीना लॉकडाउन में पूना में थी। मेरे हस्बैंड मेरे पास ज्यादा पैसे भी रख के नहीं आए थे। मेरे पैसे भी पूरा खत्म हो गए थे और मेरा जो बच्चा और मैं हम लोग वहाँ सिटी एरिया में थे कि जहाँ हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि इससे अच्छा फिर गांव में जाएंगे और जब तक ये कोविड-19 खत्म नहीं होता तब तक वही काम करेंगे। तो फिर मैंने एक गाड़ी वाले को बोल के 2 महीना के बाद थोड़ा सा चालू हो गया तो मैंने पास निकाल के हम लोग गाँव शिफ्ट हो गए। और गाँव शिफ्ट होने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ काम चालू किया। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम आप छोटे बच्चों को लेके काम कर रहे हैं। हम लोग अभी कोविड-19 के टाइम पे हम लोग किसी के घर पे जाते हैं तो बोलते हैं कि आप इतना सा बच्चे को लेके आते हैं, आपको डर नहीं लगता? तो उनको एक ही बात मैं बोलती, मेरा बच्चा कोलेस्ट्रॉम खाता है, मेरा बच्चा कोलेस्ट्रॉम बॉय है, वो जब से पैदा हो गया तब से कोलेस्ट्रॉम खाता है। और आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, वो अभी 20 मंथ का होने को आ रहा है, लेकिन उसे अभी तक ना सर्दी हुई, ना खांसी हुई और ना ही बुखार हुआ। उसकी तबीयत बहुत अच्छी और बहुत सेहतमंद है, क्योंकि कभी हम लोग उसको हॉस्पिटल ही लेके नहीं गए। जब भी हम लोग मीटिंग को जाते हैं तो वो ज्यादा एनर्जेटिक रहता है। फील्ड पे जाते हैं तो वहाँ वो अच्छा से खेलता है, कभी तंग नहीं करता है। और अगर आज मैं उसको लेके नहीं गई, मीटिंग में नहीं गई, तो जब वो बड़ा हो जाएगा और कुछ मांगेगा और मैं उसको नहीं दे पाऊंगी तो उस टाइम पे मुझे बहुत गलती फील होगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है करने का तो मुझे काम करना जरूरी है। मेरा जो बच्चा है वो भी बहुत अच्छा से मुझे सपोर्ट करता है, क्योंकि वो छोटा होने के कारण किसी के घर पे गए तो वहाँ अच्छा से खेलता है, वहाँ अच्छा से बैठता है, कभी तंग नहीं करता। तो मुझे वही बात बहुत अच्छी लगती है। तो मैं जब भी ट्रैवल में ट्रेन में जब जाती थी तो मैं हमेशा एक गाना गुनगुनाती थी, वो आपको आज मैं सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि आप अगर जिंदगी में एक बात आप याद रखिए कि जिंदगी में कभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरे जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम से कभी पीछे हटी नहीं, क्योंकि आप प्रॉब्लम के साथ लड़ोगे ही नहीं तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी लड़ने का नाम है, ना ही डरने का नाम है। तो मैं बस में जब बैठती थी तो अकेले गुनगुनाती थी तो कोई लोग मुझे पागल समझ के हंसते भी होंगे, तो लेकिन मैंने उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपके साथ जो मोटिवेशन वर्ड्स है डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर के, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है मुझ में ऐसा जो मुझ में नहीं। हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से या पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है। अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है, आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है। सारे बहानों को आज से आग लगाना है, मुट्ठियों को खींच कर,
सांसों को खींच कर सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगी, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगी, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगी, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगी। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और मैं तो तैयार हूँ और वेस्टिस के साथ काम करने के लिए और वेस्टिस में आगे बढ़ने के लिए। मेरा जो सपना है कि मेरा जो बेटा है जब तक वो 5 साल का हो जाएगा तब तक उसे करोड़पति बनाना है। और आपका सपना क्या है आपको डिसाइड करना है। थैंक यू, थैंक यू। विश यू वेल्थ।